हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस सब्जेक्ट में आपके अगले टॉपिक पेस्टिसाइड्स एंड इट्स यूजेस पर चर्चा करेंगे। पेस्टिसाइड्स का यूज़ हम मोस्टली जो है वो कृषि क्षेत्र में ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही इतने सारे कीटाणु और रोग वगैरह हैं जिनको दूर करने के लिए हमें उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है, कीटाणुनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये बात है सन 1960 के आसपास की, जब हमारे यहाँ हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन योजना जो है वो उसका सूत्रपात किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्ट था हरित क्रांति योजना का कि अधिकाधिक खाद्यान्न उत्पादन। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कृषि करते समय इतने ज़्यादा कीटाणुनाशक वगैरह का होना इतना ज़्यादा कृषि पर प्रभाव डालने लगा था कि उस वजह से जो वास्तविक हमें परिणाम फसल के मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिल पा रहे थे। तो इस वजह से अधिक उपज देने का जब हमने लक्ष्य बनाया तो हमने देखा कि संकर प्रजाति हाइब्रिड स्पीसीज़ के बीज एवं पौधे, भरपूर सिंचाई के लिए नहर एवं ट्यूबवेल, मोटर चालित शक्तिशाली यंत्र उपकरण और तेज असर डालने वाले रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग हमने प्रारंभ किया। तो जो रिजल्ट्स थे वो हमारे अकॉर्डिंग थे, हमारे फेवर में थे। जितनी भूमि में पहले लाखों टन खाद्यान्न उत्पादित होता था वहाँ पर अब करोड़ों टन उत्पादित होने लगा। लेकिन उसके अगेंस्ट ही कि जितना हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत ऑब्जेक्ट लेकर चले थे, उतना ही 3-4 दशकों में देश की आबादी जो है, पॉपुलेशन भी जो है वो भी लगभग दोगुनी हो गई थी, और हमारा टारगेट तो पुराने के हिसाब से था। तो संपूर्ण आबादी के लिए जो वास्तविक रूप से जितना खाद्यान्न चाहिए था वो आज भी उपलब्ध नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे देश ने इतनी उन्नति की खाद्यान्न के क्षेत्र में कि आज हम आत्मनिर्भर हैं, कि हम खेती के लिए अपने ऊपर आत्मनिर्भर हैं, हमें किसी से मांग कर खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात, जब हम कीटाणुनाशक की बात करते हैं तो कीटाणुनाशक जो हैं वो रसायन केमिकल विषयुक्त हैं, तो उनके उपयोग में जाहिर सी बात है कि हमें सावधानी की भी आवश्यकता होगी। और हमारे देश में जैसे विकासशील जितने भी देश हैं वहाँ पे कृषि के उत्पादनों का भंडारण जो है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस बात पर भी काम करना आवश्यक है कि किसानों को खेत खलिहान और भंडार में उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए, कंजर्व रखने के लिए एजुकेशन देना वो भी आवश्यक है। तो इस तरीके से जब हमने कीटनाशकों का प्रयोग किया तो हमारे सामने और भी कई सारी बातें सामने आई कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमने क्या किया कि कीटाणुनाशक का प्रयोग करते समय हमने उनको शिक्षा दी किसानों को कि मुंह पर कपड़ा बांध लें, ताकि बाद में और कपड़ा बांध लें ताकि उसका प्रभाव आपके शरीर पर ना पड़े, कि मुंह और नाक के माध्यम से वो आपके शरीर में पहुंच जाएं। साथ ही साथ बाद में हाथ पैर जो है वो साबुन से धोएं, और जो कीटनाशक है उसकी औषधि का भाव जो है वो सस्ता हो, महंगा ना हो आप लोगों के लिए आर्थिक स्तर पर, और साथ ही साथ आसानी से उपलब्ध हो सके। दूसरा पॉइंट है कि फसलों को हानि ना पहुँचे। ये भी एक बहुत ही ज़रूरी था कि हानि ना पहुँचे, ऐसा ना हो कि हमने डाला और फसल पे ही पूरा प्रभाव दिख रहा है। साथ ही साथ साधारण किसान जो है वो थोड़ी सावधानी बरत कर इसका प्रयोग करे, ऐसा ना हो कि वो अधिकता में प्रयोग कर दे और मनुष्यों एवं पशुओं को भी हानिकारक ना करे। तो इस तरीके से हमारे कीटनाशकों के बारे में बात थी, क्योंकि वैसे भी जो कीटनाशक हैं वो मुख्यतः तीव्र रसायन होते हैं, क्योंकि ताम्र रसायन जो हैं वो मैक्सिमम बोर्डोगोल, पेरानॉक्स, फाइटोलॉन, क्यूप्राविट और फंजी कॉपर हैं, जिनका हम उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। और इनका प्रयोग करके हम पौधों को कीटाणु के प्रकोप से तो बचाते ही हैं, और अच्छी फसल और अच्छी पैदावार के लिए भी हम कार्य करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कीटनाशकों के हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, पर्यावरण पर, तो जहाँ एक और हम देख रहे थे कि हरित क्रांति के बाद हमने कीटनाशकों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, तो इसके ही हमें साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले। साइड इफ़ेक्ट्स ये थे कि जितनी भी केमिकल खादें थी, मैन्योर थे, और कीटनाशकों का असर पड़ा, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो भूमि थी, जल है, पानी है, खाद्य पेय हैं आदि सब प्रदूषित हो गए, और बड़े पैमाने पर मानव और मानव के जितने भी अन्य सहयोगी संसाधन थे उनके लिए भी खतरा साबित हुआ। और ये जो सिंथेटिक उर्वरक थे और कीटाणुनाशकों का बेहिसाब प्रयोग होने लगा, उसकी वजह से भारत में ही लगभग लाखों हेक्टेयर उपजाऊ कृषि भूमि जो थी वो अम्लीय हो गई,
और बंजर अम्लीय होने के कारण ट्रांसफॉर्म होकर बंजर हो गई। तो साथ ही साथ इधर तो एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला, दूसरा हमारे पास एक फैक्टर और चल रहा था साथ में, जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या में भी तेज़ वृद्धि होने के अनुरूप ये हुआ कि हमारी जो मांग थी खाद्यान्न की वो और बढ़ती जा रही थी। तो ये स्थितियां जो हैं वो खेती के लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय बनी। और दूसरा ये था कि हम कीटनाशकों का प्रयोग जितना हम कम से कम कर रहे थे उतना ही हमें और ज़्यादा करना पड़ा, ताकि हमारे जो फसल है उसका हम और ज़्यादा उत्पादन कर सकें। तो ये देखते हुए ये हुआ कि जितना हम समस्या ये थी कि एक और हम बिना कीटनाशकों के खाद्यान्न उतनी मात्रा में उत्पादित नहीं कर पा रहे थे, और दूसरी ओर उसके पारिस्थितिक परीक्षणों से हम विदित थे कि जिन कीटों को मारने के लिए हमने कीटनाशकों का प्रयोग किया है वे कुछ वर्ष तक लुप्त हो जाते थे, और लुप्त होने के बाद पुनर्जीवित हो जाते थे, और उनकी जो प्रतिरोधी क्षमता थी जिससे वो मर जाते थे उसको भी वो दुगना करके वापस होते थे। और दूसरी समस्या जो हमारे पास थी वो ये थी कि कीटनाशकों के जनजीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। तो इनके प्रभाव से ये हुआ कि हमारे जो मज़दूर किसान थे वो अक्सर बीमार पड़ने लगे, जिसमें से अधिकतर जो थे वो मौत के शिकार भी होने लगे। क्यों? क्योंकि अशिक्षा और सुरक्षित उपकरणों का अभाव था, और कीटनाशकों में इतनी ज़्यादा विषाक्तता थी, पॉइजन था, कि उनका छिड़काव करने वाले मज़दूर को कैंसर, अंधेपन, आर्थराइटिस, उल्टी, दमा, सांस और ट्यूमर आदि बीमारियां होने लगीं। तो इन रसायनों के प्रयोग से ये हुआ कि भूमिगत जल भी प्रदूषित हुआ, भूमि में नाइट्रोजन की कमी भी होने लगी, साथ ही साथ उपजाऊ भूमि जो थी वो भी बहुत ही कम मात्रा में रहने लगी। प्रकृति में जो स्वयं चलने वाली जैविक नियंत्रण प्रक्रिया थी वो भी नष्ट होने लगी, और साथ ही साथ उपचारिक बीजों को खाने से तमाम दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी समाप्त हो गए। तो जब वो बीज भी इन्फेक्टेड थे तो उनको खाने से हमारे पक्षी भी जो है वो लगभग समाप्त हो गए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कीटनाशक थे उनका हमारे पास फ़ायदा तो हुआ, हमने उनका यूज़ किया, लेकिन उतना ही हमें उसका नुकसान भी देखने को मिला। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो कीटनाशक हैं उनका उपयोग अधिकता में ना करें, बल्कि उनकी संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। अब है अगला हमारा टॉपिक सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। जो भी मिट्टी क्षरण या भूक्षरण होता है उसको हम मिट्टी का कटाव भी कहते हैं, मिट्टी के क्षरण को, क्योंकि नदियों के आसपास आप देखते हैं कि जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो भूमि किनारे जो है वो काटती जाती है। तो इसे ही हम मिट्टी क्षरण या मृदा का क्षरण कहते हैं। तो भूमि की जो है वो ज़्यादातर नदियाँ काट देती हैं, और उससे हमें करोड़ों रुपए की हानि भी उठानी पड़ती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जल, वायु एवं अन्य बाह्य कारकों द्वारा, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ नदियां ही मिट्टी को काटती हैं, बल्कि रेगिस्तान में वायु चलती है तो वायु भी मिट्टी का क्षरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर देती है। तो हम ये डिफिनेशन कह सकते हैं मृदा क्षरण की कि मिट्टी के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित या रूपांतरित करना मिट्टी क्षरण या मृदा क्षरण कहलाता है। तो इसमें कई सारे कारण हैं मृदा क्षरण के, जिसमें हमने देखा कि केवल नदी ही हमारे लिए कारक नहीं बनती है, बल्कि वायु भी है, जल भी है, त्वरित मृदा क्षरण भी है और सामान्य प्राकृतिक क्षरण भी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मृदा क्षरण होने के भी कई कार्य प्रकार हैं। सामान्य या प्राकृतिक क्षरण, वायु क्षरण, जलीय क्षरण और त्वरित मृदा क्षरण। अब अगर हम बात करें कि मिट्टी के क्षरण के क्या क्या कारण हैं, तो हमने अभी पहले भी बात की थी, खेत जो है हमारे वो समतल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से भी मिट्टी ऊंचे स्थान से निचले स्थान की ओर परिवर्तित हो जाती है। सही प्रकार की मेड़बंदी ना होना, जो हम मिट्टी को रोकने के लिए मेड़ बनाते हैं वो भी सही तरीके से ना बनी होना, मजबूत ना होना, जिसकी वजह से पानी जो है वो खेतों की मिट्टी को इधर से उधर बहाकर ले जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा मृदा क्षरण का कि नदियों, नालों एवं जलाशयों में सिल्ट जमा हो जाना, जिसे हम गंदगी कहते हैं, उस सिल्ट जमा हो जाने से भी बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। और जब बाढ़ आती है तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दूर दराज तक के क्षेत्रों में भी मिट्टी जो है वो बहकर स्थानांतरित हो जाती है। तो जहाँ पर बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर इस तरीके की समस्या हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा खेतों को परती छोड़ना।
खेतों को परती छोड़ देते हैं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि मिट्टी की सतह पर ही हम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से भी वायु जब चलती है तो मिट्टी की ऊपरी परत जो है उसमें नमी ना होने की वजह से वो हल्की हो जाती है और वायु के माध्यम से उड़ जाती है। इसी तरह जब बारिश होती है तो जल पड़ने की वजह से बह जाती है। तो अगर हम खेत को परती ना छोड़कर, अगर हम उपजाऊ या बंजर भूमि भी है, अगर वहाँ पर आप देखते हैं कि घास उगी हुई है तो मिट्टी जो है वो ज़्यादा देर तक बनी रहती है, वो अपने स्थान से परिवर्तित नहीं होती। लेकिन अगर वो परती मिट्टी जो है सतह के रूप में बनी हुई है तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपना स्थान छोड़ देगी। तो इस तरीके से मृदा क्षरण जो है उसके भी कई कारण हैं। तो हम देखते हैं कि मिट्टी क्षरण जो है वो इन तरीक़ों से नदी, जल, वायु आदि माध्यमों से होती है। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी क्षरण के प्रभाव क्या होते हैं, हमको देखने को मिलते हैं। तो मिट्टी क्षरण के प्रभाव ये होते हैं कि जो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो पहली परत हम मिट्टी की मानते हैं कि जो उपजाऊ परत होती है उसकी उत्पादकता, उसकी वजह से उत्पादकता में ह्रास हो जाएगा। उपजाऊ मिट्टी के कण इधर से उधर परिवर्तित हो जाएंगे तो उसकी उत्पादकता में वृद्धि आ जाएगी। फसलों की पैदावार में कमी हो जाएगी। मृदा क्षरण जब ज़्यादा होगा तो बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होगी। साथ ही साथ एक्सपोजर ऑफ सब सॉइल, जो नीचे की सतह है, सब सॉइल है, उसका खुलाव हो जाएगा, ऊपर की परत हट जाएगी तो नीचे की मिट्टी खुल जाएगी। और साथ ही साथ भू परिष्करण में भी बाधा पैदा होगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो भू क्षरण के प्रभाव भी हैं। तो मिट्टी का अपरदन और मिट्टी का क्षरण जो है वो भी रोकना बहुत ही आवश्यक है।